प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात स्टार्ट की थी। तो उसमें दो टाइप्स हम कंप्लीट भी कर चुके थे। पहला मेरा था आइडेंटिटी रिलेशन और दूसरा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। आई थिंक दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी समझा दिया गया था, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था। उसको एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको ये बताता है कि ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि एक सेट ए में डिफाइंड होता है। ठीक है, एक सेट ए में डिफाइंड होता है और वो डिफाइंड इस तरीके से होगा कि जो ए सेट का हर एलिमेंट होगा वो जाके खुद से ही सिर्फ मैपिंग कर सकता है। अगर इसको डिफिनीशन दी जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि relation identity relation can be defined as the relation if the every element of set A related to itself and only to itself। मतलब यह है कि रिलेशन तभी बनेगा जब A का एलिमेंट जाके खुद से ही रिलेट करे। जैसे सपोज करिए ये हम आपको सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, ए जाके ए से रिलेट कर ले, बी जाके बी से रिलेट कर ले, सी जाके सी से रिलेट कर ले और डी जाके किससे रिलेट कर ले, डी से। तो हम इसको कहते हैं कि ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, कहा यह गया था उसमें कि ए का जो हर सेट है वो जाके खुद से ही रिलेट करेगा, सिर्फ खुद से करेगा, ओनली टू इटसेल्फ। ठीक है, वो और किसी से नहीं कर सकता। और अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की, तो अब देखिए दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। आइडेंटिटी में ये बताया गया है कि हर एलिमेंट जाके खुद से ही रिलेट करेगा, जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर एलिमेंट जाके खुद से तो रिलेट करेगा, उसके साथ साथ वो अन्य एलिमेंट से भी रिलेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए दिया हुआ है। अब भाई जो रिलेशन मेरा डिफाइंड हो रहा है वो हो रहा है ए टू ए, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। ए है, बी है, सी है और डी है, दोनों के बीच में आर रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो भाई रिफ्लेक्सिव में क्या कहा है कि हर एलिमेंट खुद से तो रिलेट करेगा ही, उसके साथ साथ वो जाके किसी दूसरे से भी रिलेट कर सकता है। हम उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी बता दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि किसी भी रिलेशन में कितने आइडेंटिटी रिलेशन बन सकते हैं, इसकी बात करेंगे। किसी भी सेट के कितने आइडेंटिटी रिलेशन बन सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं वो। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। अब एक चीज आपको पता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि हर सेट जाके सिर्फ खुद से ही रिलेट कर सकता है। उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि हम कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ए ले रहे हैं और उनके बीच एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, कहां से कहां तक, ए टू ए। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हम ए लिए हुए हैं, अगर उनके बीच एक रिलेशन डिफाइंड हो रहा है ए टू ए, तब उस कंडीशन में जो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसकी संख्या होगी कितनी, 1। इस चीज को आपको याद रखना है कि कोई भी रिलेशन है जो कि डिफाइंड हो रहा है ए टू ए में, तब उस कंडीशन में जो टोटल आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट जाके खुद से ही रिलेशन बनाएगा, उसके अलावा वो किसी से बना नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो जाके खुद से ही करेगा और किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी आइडेंटिटी रिलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, मतलब किसी भी सेट का जो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसमें और कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितना हो जाएगा, 1। अब इसके बाद बात करते हैं
रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। यहां से हम आइडेंटिटी को इरेज करके इसके स्थान पे रिफ्लेक्सिव कर देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग जो है किसी भी सेट का रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 1 2 और 3। ये एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भाई जो रिलेशन हम बना रहे हैं वो a टू a ही तो बन रहा है ना। अब तो जो भी पढ़ रहे हैं वो a टू a में ही है, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों का। a क्रॉस a अगर हम निकालें तो भाई a क्रॉस a का मतलब क्या है, a जो है वो a के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है, तो a का हर एलिमेंट बारी बारी से जाएगा, a के हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट निकालेगा। तो भाई प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनता है। चलिए 1 जो है 1 से करेगा तो मिलेगा आपको 1 1, फिर आपको क्या मिल सकता है 1 2, फिर क्या मिलेगा 1 3। ठीक, इसके बाद 2 की बारी 2 1 2 2 2 3, ये हो गया। इसके बाद 3 की बारी 3 1 3 2 और 3 3। चलो भाई ये बन गया है a क्रॉस a, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है a क्रॉस a, मतलब जो रिलेशन बन रहा है a टू a में, हमको क्या करना है, इन्हीं से रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है। अब हमको ये देखना है कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सबसेट बनाते थे, जब सेट हम लोग पढ़ रहे, सेट पढ़े होंगे आप, सेट में हम लोग क्या करते थे, सबसेट बनाते थे। सबसेट में क्या होता था कि हम एलिमेंट्स को ले लेके कुछ एलिमेंट्स को पहले एक एलिमेंट लेते थे, फिर 2 एलिमेंट लेके हम सबसेट तैयार करते थे। उसी तरीके से हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट निकालेंगे और हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाते चलेंगे और देखेंगे कितने टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन को आपको समझ लेना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कि उसमें हर एलिमेंट जो होगा वो खुद से जाकर रिलेट करेगा, उसके साथ साथ वो किसी और से भी रिलेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं तो उसमें 1 1 2 2 और 3 3 ये होना मस्ट है। भाई खुद से रिलेट तो होगा ही, ये तो पक्का है, होना ही चाहिए, खुद से रिलेट होना ही चाहिए। उसके अलावा वो किसी से करे वो बात अलग की है, लेकिन खुद से होना चाहिए। हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हम कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि जो भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहां तैयार करेंगे, उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो होगा ही। इसमें आपको कोई कंडीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तीनों पक्का है कि उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होगा। तो जो पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी वो बाकी बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमको दिखाना होगा। जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो बाकी बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर के लिए होगा। ठीक है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो अब हमको ये बताइए, जैसे सपोज करिए हम बना रहे हैं एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बना रहे हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भाई 1 1 2 2 और 3 3 ये होना तो मस्ट है, ये होगा ही। इसके लिए कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए बाकी जो बच रहे हैं ऑर्डर पेयर, पॉसिबिलिटी उनके लिए बनेगी ना। तो चलिए देखिए, अगर हम इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो इस 1 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 1 2 यहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम 1 2 रख देंगे तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तब भी जो रिलेशन बन रहा है वो रिफ्लेक्सिव होगा ही। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस 1 2 के लिए टोटल कितनी कंडीशन बनी, 2, या तो यहां पे होगा या तो नहीं होगा। दूसरी चीज इस पे आते हैं, अब इसकी बात करें तो इसमें भी 2 कंडीशन है, या तो होगा या तो नहीं होगा। चलिए भाई इसके लिए भी 2 कंडीशन हो गई। सेम वही कंडीशन इस 2 1 के लिए है, या तो यहां हो सकता है या तो नहीं होगा, इसके लिए भी 2 कंडीशन हो गई। ठीक है, चलो भाई इस पे आते हैं 2 3 पे। अब 2 3 की अगर बात करें, इसके लिए भी वही कंडीशन कि ये या तो होगा या तो नहीं होगा। चलो भाई इसके लिए भी हो गया। फिर वही कंडीशन इसके लिए भी, या तो होगा या तो नहीं होगा। फिर वही कंडीशन इसके लिए, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये टोटल अगर सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, टोटल कितने 6 टाइम्स है,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 6 और इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 64। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो ए सेट दिया हुआ है इसके टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, 64 टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके बन सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ये आप पढ़े होंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये। ठीक है ना, वहां पे आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, उस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। यहां तक क्लियर? तो भाई ये तो हम एक एग्जांपल आपको दिए हैं कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई सेट दिया है तो हम किस तरीके से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। कंपटीशन में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, भाई कोई सेट दे दिया जाएगा या आपको कह देगा भाई कि एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, बताइए टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो उस कंडीशन में ऐसा तो है नहीं कि हम कंपटीशन में बैठ के ये सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे तब जाके हम अपना आंसर लिखेंगे, तब तो भाई बहुत टाइम चला जाएगा। हमको वहां टाइम मिलने वाला है 1 मिनट, हम इसी सवाल को लगाने में लगा देंगे 10 मिनट। तो हमको क्या करना है, इसको एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एक फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको एक एग्जांपल दिए थे कि हम किस तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन के थ्रू हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं कि कैसे हम फार्मूला बना सकते हैं, कैसे एक ऐसा फार्मूला फॉर्म किया जाए कि डायरेक्ट हम जाके क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या निकाल सकें। तो चलिए अब हम फार्मूले की बात करते हैं कि फार्मूला कैसे डिफाइंड होगा। देखिए, अब हम इन जनरल का मतलब क्या हुआ कि हमको एक ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है जो सबके लिए हो। ठीक, चलो भाई, अब मानिए आप कि एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n। मान लीजिए कोई एक सेट है ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए है। अच्छा, तो ये बताइए कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी संख्या होगी। भाई आपको पता है कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है, वो डिपेंड करता है दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट पे। अब आप जान रहे हैं कि ए में n एलिमेंट है, इस ए में भी n एलिमेंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बन जाएगा, n इंटू n, मतलब n स्क्वायर, टोटल ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं ना कि जो ए सेट आपको दिया है तो हम कुछ ए सेट कंसीडर कर लेते हैं। कोई ए सेट कंसीडर कर लीजिए, जैसे मान लो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक, A4 हो गया, इसी तरीके से आपका क्या हो गया, AN हो गया। ये कोई एक सेट बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, मतलब A क्रॉस A। भाई A क्रॉस A निकालेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेगा तो उसमें क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो देखिए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। पहले देखिए डायरेक्ट थोड़ा सा बना रहे हैं, A1 A1 बन सकता है, A2 A2 बन सकता है, A3 A3 बन सकता है, A4 A4 बन सकता है। फिर लास्ट में जाएंगे तो AN बनेगा। ये तो मान लीजिए हम इक्वल जो है, सेम जो है टर्म लेके बना दिए हैं। ठीक है, अब इसके आगे और भी तो बनेगा। तो चलिए, ये A1 A1 से किया है, फिर A2 A2 से किया है, A3 A3 से, मतलब सेम टर्म आपस में कर लिए हैं। अब उसके बाद A1 जब जाएगा A2 से मल्टीप्लाई करेगा तो A1 A2 बनेगा, फिर A1 A3 बन सकता है। ठीक है, फिर A1 A4 बन सकता है, या ऐसे ही चलेंगे आपका A2 A1 बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे तो आपको लास्ट में मिल सकता है क्या, AN-1 AN मिल सकता है। तो टोटल ऐसे ही जो है आपका ऑर्डर पेयर बनने वाला है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो भाई, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक चीज, अभी हम लोग क्वेश्चन जो लगा के आए हैं उसमें हमने क्या कहा था कि भाई हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, ये पक्का है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है तो वो खुद से जो रिलेशन बना रहे हैं वो तो उसमें रहेंगे ही,
उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में रहेंगे। हमको इसके द्वारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, तो आपको पता है कि जो खुद से बना रहा है वो तो आपके हर रिफ्लेक्सिव, जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे उन सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये सेम टर्म वाले रहेंगे। मतलब A11 रहेगा, A22 रहेगा, A33 रहेगा, A44 रहेगा, AN रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहे हैं इसमें ये टोटल टर्म हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आने ही है, मतलब ये पक्का है कि वो आएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये टोटल बता सकते कितने टर्म है, ये टोटल है कितने टर्म, n टर्म, मतलब ये टोटल n टर्म जो है वो आना ही है। ठीक है, अब ये टोटल n टर्म है जो कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएंगे, इसके लिए इनके लिए कोई पॉसिबिलिटी हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी किसके लिए दिखाई जाएगी, जो बाकी बचे हुए हैं। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि हमने कहा था कि अगर हम टोटल n एलिमेंट ले रहे हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट हो रहे थे, n स्क्वायर। अब उस n स्क्वायर में n तो भाई हर में आएंगे, चलिए ठीक है, वो तो आने ही है, वो तो पक्का है। तो बाकी ये जो बचा एलिमेंट है ये कितने हैं, ये टोटल देखिए, टोटल कितने थे n स्क्वायर, इसमें से n आ चुके हैं, उसको हटा दीजिए, तो कितने अब बच रहे हैं, n स्क्वायर माइनस n बचे कि नहीं भाई। टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो n स्क्वायर था, उसमें से n जो है वो आना ही है, ये पक्का है, इसलिए उसकी बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो बाकी बचा n स्क्वायर माइनस n, ये एलिमेंट, इतने एलिमेंट मेरे पास बचे हुए हैं। अब इतने एलिमेंट्स के लिए हम कंडीशन दिखाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है जैसे इसके पहले हर एलिमेंट की दो कंडीशन थी कि वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सेम वही चीज यहां पे है। तो ध्यान दीजिएगा, इस A1 की बात करें तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब इस A1 A2 के लिए दो कंडीशन है। इस A1 A3 की बात करें तो यहां पे भी दो कंडीशन है कि आ सकता है या नहीं आएगा, सेम वही कंडीशन इसके लिए भी है, आ सकता है कि नहीं आएगा। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे तो ये जो टोटल n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए ऐसे ही कंडीशंस बनेगी, और टोटल कितनी बार ये 2 आएगा, ये 2 जो है वो कितनी बार आएगा, n स्क्वायर n टाइम्स बार आएगा। क्योंकि भाई ये टोटल कितने एलिमेंट बच रहे हैं, n स्क्वायर माइनस n बच रहा है ना, तो इसके लिए दो कंडीशन, इसके लिए जितने n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स हैं सबके लिए जो है दो दो कंडीशन बनेगी। तो टोटल मिला के अगर हम मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करते करते जो आपका 2 आएगा वो n स्क्वायर माइनस n टाइम्स आएगा, क्योंकि आपके पास एलिमेंट भी तो इतने ही बचे थे। तो अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ये है आपका फार्मूला। किसका फार्मूला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फार्मूला। टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं वो हम इस फार्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस चीज को आपको याद रखना है। इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हुए फिर आगे चलते हैं। तो इस चीज को याद रखिए कि अगर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है R फ्रॉम A to A, so total number of reflexive relation is equal to 2 पावर n स्क्वायर माइनस n। ये याद करने वाली चीज है, इसको आपको याद रखना है कि अगर किसी सेट A में n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n। अब इस पे एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि लेट n a इज इक्वल टू, मान लीजिए 5 दे दिए, मतलब कोई एक सेट ए है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हैं। आपको पूछा जाएगा बताइए कि टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनने वाले हैं, यही n की वैल्यू आपको ले आके यहां रख देनी है। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा भाई, देखिए 2 पावर, फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं, n की वैल्यू कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर माइनस 5
कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 5 2 पावर 20। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोटिव से। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आपको नंबर ऑफ अभी तो आगे जो आपका सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन या ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा, उन सब सारी चीजों में भी आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, वो सारी चीजें भी आपको देखनी है। तो इन सब सारी चीजों को आपको पॉइंट आउट करना है, क्योंकि ये सब जो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं। आपको ये पूरा नहीं देगा ढेर सारा बड़ा सा आपको निकालने के लिए, या डेरिवेशन नहीं देगा कि आप कैसे डेरिवेट करेंगे, कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे डेरिवेट कर सकते हैं। वो सारी चीजें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप उसको क्या कर सकें, उसके मेथड को समझ सके कि हम कैसे निकाले हैं, उसका फॉर्मेशन है, उसका डेरिवेशन हुआ कैसे, उस चीज को समझ सके, इसलिए आपको बताया गया है। बाकी आपके कॉम्पिटिटिव के मोटिव से अगर देखा जाए तो आपको बस इतना फार्मूला ही याद करना है जो कि आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। कभी कभी तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए, या कभी कभी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा और कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।